तेनालीराम बुद्धिमान तो थे ही, साथ ही एक श्रेष्ठ कवि भी थे और उनकी वाक्पटुता का तो कोई सानी ही नहीं था। गाँव वाले अक्सर उनसे कहा करते कि उन्हें महाराज कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा बढ़ानी चाहिए। तब तक तेनालीराम का विवाह शारदा नामक कन्या से हो चुका। अपने परिवार के उज्ज्वल भविष्य की कामना में तेनालीराम के मन में भी महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाने की आकांक्षा बलवती होने लगी, किंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि किस तरह वे महाराज के दरबार तक पहुँचे। संयोग से एक दिन महाराज कृष्णदेव राय के दरबार के राजगुरु तेनालीराम के गांव पधारे। तेनालीराम को जब ये ज्ञात हुआ तो वह भागे भागे राजगुरु के पास पहुँचे और उन्हें अपने घर भोज पर आमंत्रित कर लिया। परें तेनालीराम और माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कल्पनाशीलता बढ़ती। एक हास्यास्पद चरित्र के रूप में उभर कर आते हैं। हाल की प्रचलित कथाओं में उन्हें हल्के ढंग से लिया गया है, किंतु सच्चाई यह है कि वो बहुत गुणी व्यक्ति थे। प्रचलित कथाओं में और कार्यक्रम राजगुरु और तेनालीराम उनके जीवन की एक ही महत्वाकांक्षा नजर आती है, तेनालीराम को बदनाम करना और महाराजा कृष्णदेवराय का पसंदीदा बनना। निर्माण संपादित करें। राजगुरु और तेनालीराम के पहले सीजन का निर्माण एनिमेशन की पुरानी तकनीक के जरिए किया गया। सभी चित्रों को पहले निब और स्केच पेन की सहायता से कागज पे बनाया गया, फिर उसे स्कैन करके एनिमेट किया गया। ऐसा इसलिए किया गया टेक ब्रश स्ट्रोक्स का एहसास प्रोग्राममय बना रहे। पहले सीजन में कोई भी डिजिटल ड्राइंग नहीं की गई, क्योंकि प्रोग्राम को पुरानी तकनीक से बनाया गया था, तभी इसको बनाने में 36 महीनों का समय लगा। तेनालीराम राजगुरु और महाराजा कृष्णदेवराय की आवाज देने वाले कलाकारों के निर्वाचन के लिए लगभग 100 कलाकारों का ऑडिशन लिया गया। क्योंकि यह प्रोग्राम केवल बच्चों के लिए नहीं अपितु सभी आयु के लोगों के लिए था, तभी आवाजमयी ड्रामा पे अत्यधिक ध्यान दिया गया। सभी आकाशवाणी द्वारा स्वीकृत कलाकार लिए गए। 2014 में इस कार्यक्रम का हाई डेफिनेशन यूट्यूब पे जारी किया गया। तेनालीराम ने काली देवी का वरदान प्राप्त किया। उसके मन में बार बार यह बात उठने लगी कि विजयनगर के राज दरबार में उसे स्थान मिलेगा। देवी के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। तेनालीराम का उचित समय पर विवाह हुआ, एक पुत्र भी पैदा हुआ। वह अपनी मां और पत्नी को साथ लेकर एक अच्छे मुहूर्त में विजयनगर के लिए रवाना हुआ। तेनालीराम की यात्रा 4 महीने तक लंबी यात्रा तय करके विजयनगर पहुंचा। वहां पर सपरिवार एक सराय में ठहरा। एक दिन तेनालीराम की एक ब्राह्मण से भेंट हुई। उस ब्राह्मण ने तेनालीराम की इच्छा जानकर उपाय बताया। अगर तुम राजपुरोहित और राजगुरु ताताचार्य को प्रसन्न कर सकोगे तो तुमको राजा के दर्शन आसानी से मिल जाएंगे। तेनालीराम रोज प्रातःकाल ताताचार्य के भवन के पास पहुंचता, लेकिन द्वारपाल भीतर जाता, लौटकर यही जवाब देता कि राजगुरु ने आपको कल बुलाया है। इस तरह 1 महीना बीता, पर ताताचार्य के दर्शन न हुए। आखिर राम ने सोचा कि अब छलकपट से ही वह राजगुरु के दर्शन करेगा। ताताचार्य नदी पर नहाने के लिए पहुँचे। किसी को वहां न देख उन्होंने सभी कपड़े उतारे और नंगे नहाने लगे। ताताचार्य ने जैसे ही डुबकी लगाई, मौका पाकर तेनालीराम ने घाट पर रखे उनके कपड़े छिपा दिए। वैष्णव गुरु को नंगे नहाना उन दिनों में मना था। तेनालीराम यह बात सब पर प्रकट करेगा तो राजगुरु की प्रतिष्ठा जाती रहेगी। यह सोचकर तेनालीराम से राजगुरु गिड़गिड़ाने लगे, बेटा तुम मेरे शिष्य हो, मैं कई तरह से तुम्हारी सहायता करने वाला हूँ। यह बात कहीं प्रकट न करो, जो भी मांगो मैं करने को तैयार हूँ। तेनालीराम की इच्छा। इस पर तेनालीराम ने खूब सोच समझकर कहा, गुरुवर मुझे गलत न समझिए, अगर आप इस बात को गुप्त रहने देना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है, आप मुझे अपने कंधे पर बिठाकर मेरे निवास स्थान तक पहुंचा दीजिए। राजगुरु ने सोचा, तेनालीराम के कहे मुताबिक न करेगा तो उसकी भूल प्रकट हो जाएगी, सम्राट और दरबारियों की दृष्टि में वह गिर जाएगा। मैंने इसको राज दर्शन कराने में विलंब किया, इसलिए वह मुझसे बदला लेना चाहता है। चाहे जो भी हो,
इसे अपने कंधे पर बिठाकर उसके घर तक पहुंचा दूंगा। अंधेरा भी होने जा रहा है, कौन देखेगा? यह सोचकर राजगुरु ने कहा, तेनालीराम, आओ, मेरे कंधों पर बैठ जाओ। राजगुरु तेनालीराम को अपने कंधे पर बिठाए इस अपमान से गरते हुए सर झुकाए राजपथ से होकर जाने लगा। नगर के लोग इस विचित्र कार्य को आश्चर्य के साथ देखते कानाफूसी करने लगे। तेनालीराम बड़े दर्प के साथ चारों तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाए गर्व का अनुभव करने लगा। संयोग की बात थी कि जब ताताचार्य राजमहल से होकर गुजर रहा था, ठीक उसी समय सम्राट तेनालीराम राय सभा विसर्जित कर राजमहल में जा रहे थे। का ज्ञान का प्रदर्शन करूंगा, कृपया मुझे कल तक का समय दें। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को अगले दिन तक का समय दे दिया। अगले दिन राजदरबार पूर्ण रूप से भरा हुआ था। लोग लोहे को सोने में बदलते देखने के लिए एकत्र हुए। वहां उपस्थित राजगुरु और उनके साथी बहुत खुश हुए कि तेनालीराम को अब महाराज के सामने अपमान का सामना करना पड़ेगा। कुछ देर बाद तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुआ। उसके साथ एक कुत्ता भी था, जिसकी पूंछ नली में फंसी हुई थी। जब राजा ने कुत्ते को दरबार में देखा तो क्रोधित हो गए और तेनालीराम से बोले, तेनाली, तुम्हें इतना साहस है कि तुम कुत्ते को दरबार में ले आए। महाराज, कृपया मेरे दुस्साहस को क्षमा करें, लेकिन इससे पहले कि आप मुझे दंडित करें, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तेनालीराम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, पूछो। महाराज, अगर आप कुत्ते की पूंछ को एक नाली में बंद करके रखें तो कितने समय में वह सीधी हो जाएगी? तेनालीराम ने पूछा। राजा ने उत्तर दिया, कुत्ते की पूंछ कितनी भी देर तक नाली में रची रहे, वह अपने स्वभाव से विचलित नहीं होगी। तेनालीराम ने कहा, महाराज सही कह रहे हैं। जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ अपनी प्रकृति नहीं बदलती, वैसे ही लोहा भी अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता। वह सोना कैसे बनेगा? राजा कृष्णदेव राय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि राजगुरु ने तेनालीराम को अपमानित करने के लिए उसके कान भरे थे। उन्होंने राजगुरु से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तेनालीराम की बहुत प्रशंसा की और उसे पुरस्कृत किया। राजगुरु और उनके साथी स्तब्ध रह गए। लगभग 500 साल पहले विजयनगर साम्राज्य में हुए तेनालीराम कृष्ण एक कवि और राजा कृष्णदेवराय के सलाहकार थे। वह अपनी चतुरता और विनोदी व प्रखर बुद्धि के लिए जाने जाते थे। तेनालीराम की सभी कहानियां उनके और राजा के बीच के संबंध, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी आसानी से किसी भी समस्या को सुलझाने की क्षमता के बारे में हमें बताती है। आप अपने बच्चे को भी तेनालीराम कृष्ण के अद्भुत किस्से सुना सकती है। ऐसे अनेक किस्से हैं जो तेनालीराम की बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। नीचे सूचीबद्ध 10 ऐसी मज़ेदार और रोचक कहानियां हैं जो तेनालीराम की बुद्धिमत्ता, उनकी प्रतिभा और उनके कौशल पर प्रकाश डालती है। एक चोर और कुआं। एक बार जब राजा कृष्णदेवराय जेल का सर्वेक्षण करने के लिए गए, तो वहां पर बंदी बनाए गए 2 चोरों ने राजा से दया करने की सिफारिश की। उन्होंने बताया कि वो दोनों चोरी करने में माहिर थे, इसलिए वे दोनों अन्य चोरों को पकड़ने में राजा की मदद कर सकते हैं। राजा एक दयालु शासक था, इसलिए उन्होंने अपने सिपाहियों से कहकर उन दोनों चोरों को रिहा करने का हुक्म दे दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। राजा ने चोरों से कहा कि हम तुम्हें रिहा कर देंगे और तुम्हें अपने जासूस के रूप में नियुक्त करेंगे, अगर तुम लोग मेरे सलाहकार तेनालीराम के घर में घुसकर वहां से कीमती सामान चुराने में कामयाब रहे तो। चोरों ने राजा की चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसी रात दोनों चोर तेनालीराम के घर गए और झाड़ियों के पीछे छिप गए। रात के खाने के बाद जब तेनालीराम टहलने के लिए बाहर गए, तो उन्होंने झाड़ियों के बीच में कुछ सरसराहट सुनी। उन्हें अपने बगीचे में चोरों की मौजूदगी का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद वह अंदर गए और अपनी पत्नी को जोर से कहा कि उन्हें अपने कीमती सामान के बारे में सावधान रहना होगा, क्योंकि 2 चोर भाग रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को सभी सोने और चांदी के सिक्के और आभूषण को एक बक्से में रख देने को कहा। चोरों ने तेनाली और उसकी पत्नी के बीच की बातचीत को सुना। कुछ समय बाद
तेनालीराम ने बक्से को अपने घर के पीछे मौजूद कुएं में ले जाकर फेंक दिया। चोरों ने यह सब देखा। जैसे ही तेनाली अपने घर के अंदर गए, दोनों चोरों ने कुएं के पास जाकर उसमें से पानी निकालना शुरू कर दिया। वे पूरी रात पानी खींचते रहे। लगभग भोर में वो उस बक्से को बाहर निकालने में कामयाब रहे, लेकिन उसमें मौजूद पत्थर देखकर चौंक गए। तभी तेनालीराम बाहर आए और उन चोरों से कहा कि हमें रात में अच्छी तरह से सोने के लिए और मेरे पौधों को पानी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। दोनों चोरों समझ गए कि तेनालीराम ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया है। उन्होंने तेनालीराम से माफ़ी मांगी और उन्होंने उन चोरों को जाने दिया। नैतिक शिक्षा। कहानी से नैतिक शिक्षा ये मिलती है कि आपको हमेशा गलत चीज़ों की बात है। विजयनगर साम्राज्य में विद्युल्ता नाम की एक अहंकारी महिला रहती थी। उसे अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व था और वह हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना पसंद करती थी। एक दिन उसने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया और उस पर लिख दिया कि जो कोई भी बुद्धिमानी में उसे हरा देगा वो उसे रुपए इनाम में देगी। कई विद्वानों ने उनकी चुनौती स्वीकार की, लेकिन उसे हराया नहीं जा सका। फिर एक दिन जलाऊ लकड़ी बेचने वाला एक आदमी आया और उसके दरवाजे के बाहर जोर-जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने से चेकर विद्युल्ता ने कहा, चिल्लाते क्यों हो? आती हूँ, बताओ कितने की दोगे ये लकड़ी? तेनालीराम और नीलकेतु की कहानी। भारत में ऐसे कई महान ज्ञानी हुए हैं जिनकी बुद्धिमत्ता का लोहा हर किसी ने माना है। उनके व्यक्तित्व व चतुराई से जुड़े किस्से हर किसी को प्रभावित व रोमांचित करते हैं। भारत के इतिहास में ऐसे ही शख्स हुए हैं जिनका नाम है तेनालीराम। तेनालीराम की बुद्धिमानी से भला कौन परिचित नहीं है। तेनालीराम की जीवनी विजयनगर नगर से ही शुरू होती है, जहां वह महाराज कृष्णदेव राय के सबसे प्रिय मंत्री हुआ करते थे। वह उन्हें हर उलझन से निकालने में मदद करते थे। तेनालीराम के किस्से तब भी प्रसिद्ध थे और आज भी है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए तेनालीराम की कहानियों को हमेशा अच्छा जरिया माना गया है। राज्य पर किसी तरह की आपत्ति आने पर महाराज तेनालीराम से ही सलाह लिया करते थे। यही नहीं, तेनालीराम से जुड़े ऐसे कई चुटीले किस्से हैं जो न सिर्फ हर किसी को गुदगुदाते हैं, बल्कि हंसी हंसी में एक सीख भी दे जाते हैं। कहानियों के इस वर्ग में आपको तेनालीराम से जुड़े कई मज़ेदार किस्से पढ़ने को मिलेंगे, जो प्रमाण है इस बात का कि चतुराई और बौद्धिक कौशल के जरिए किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। एक समय की बात है, बीजापुर नामक देश के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को यह डर सताने लगा था कि राजा कृष्णदेव उस पर हमला करके उसके देश को जीत सकते हैं। सुल्तान ने कई जगह से सुन रखा था कि राजा कृष्णदेव ने अपने साहस और वीरता से कई देशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया है। इस बारे में सोचते सोचते सुल्तान के दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर उसे अपना देश बचाना है तो राजा कृष्णदेव की हत्या करवानी होगी। सुल्तान यह काम तेनालीराम के एक करीबी दोस्त कनकराजू को सौंपता है और उसे भारी इनाम देने का लालच भी देता है। इसके बाद कनकराजू राजा के हत्या की योजना बनाकर तेनालीराम से मिलने पहुंच जाता है। तेनालीराम लंबे समय बाद अपने दोस्त को देखकर खुश होता है और उसका अपने घर में अच्छे से स्वागत करता है। तेनालीराम अपने दोस्त कनकराजू की अच्छी तरह से सेवा करता है। कुछ दिनों के बाद जब तेनालीराम किसी काम से घर से बाहर जाता है, तो कनकराजू राज कृष्णदेव के पास तेनालीराम के पास संदेश पहुंचाता है कि अगर आप इस वक्त मेरे घर आएंगे तो मैं आपको अनोखी चीज दिखाऊंगा। ये चीज ऐसी है जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। संदेश पढ़कर राजा तुरंत तेनालीराम के घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर जाते समय राज कृष्णदेव अपने साथ कोई हथियार नहीं लेकर जाते और सिपाहियों को भी बाहर ही रुकने का आदेश देते हैं। राजा के घर में घुसते ही कनकराजू उन पर छुरे से वार कर देता है, लेकिन राजा कृष्णदेव बड़ी ही चतुराई से कनकराजू के वार को रोक देते हैं और अपने सिपाहियों को आवाज लगाते हैं। राजा की आवाज सुनते ही अंगरक्षक वहां पहुंच जाते हैं और कनकराजू को पकड़कर उसकी हत्या कर देते हैं।
राजा कृष्णदेव का कानून था कि राजा पर जानलेवा हमला करने वाले को जो आश्रय देता है उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। इसलिए तेनालीराम को भी मौत की सजा सुनाई जाती है। मृत्युदंड मिलने के बाद तेनालीराम राजा से माफी की गुहार लगाता है, लेकिन राजा कृष्णदेव कहते हैं, तेनालीराम, मैं तुम्हारे लिए राज्य के नियम नहीं बदल सकता। तुमने उस व्यक्ति को अपने घर में रहने दिया जिसने मुझे मरने की कोशिश की थी। इसलिए मैं तुम्हें क्षमा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें किस तरह की मृत्यु चाहिए यह निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इतना सुनते ही तेनालीराम कहता है, महाराज, मुझे बुढ़ापे की मौत चाहिए। यह सुनकर सभी हैरान हो गए और राजा कृष्णदेव हंसते हुए कहते हैं, तेनालीराम, तुम अपनी समझदारी से फिर बच गए। कहानी से सीख, चाहे जितनी बड़ी मुश्किल की घड़ी हो, लेकिन अगर समझदारी से काम लिया जाए तो हर समस्या का हल निकल सकता है। तेनालीराम ने भी ऐसा ही किया। सामने मौत नजर आते हुए भी उसने दिमाग से काम लिया और अपनी जान बचाई। दक्षिण भारत के विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय का राज था। एक बार विजयनगर में चूहों ने बहुत तबाही मचाई, जिससे पूरी प्रजा परेशान थी, क्योंकि चूहे आए दिन किसी के कपड़े कुतर जाते तो किसी की फसल और अनाज को नुकसान पहुंचाते। इससे परेशान होकर एक दिन पूरी प्रजा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंची और उनकी समस्या दूर करने की प्रार्थना की। प्रजा के मुखिया ने राजा कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, हमें चूहों के आतंक से मुक्ति दिलाइए। हम इन चूहों के आतंक से तंग आ चुके हैं। मुखिया की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि हर घर में एक बिल्ली पाली जाए और उसकी देखभाल की जाए। बिल्लियों की देखभाल के लिए उन्होंने हर घर में एक एक गाय भी दे दी। महाराज ने तेनालीराम को भी एक बिल्ली और एक गाय दी। बिल्लियों के आने से चूहे कुछ ही दिनों में भाग गए और गायों का दूध पीकर बिल्लियां भी माइटी हो गईं।